हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी प्यारे भाई बहनों का। प्रश्न ये है कि यूपी पीसीएस और आरओ वर्सेस लगा हुआ है। तात्पर्य कि तैयारी की दिशा को अगर देखें तो इसी में यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा लगी हुई है और इसी में आप फॉर्म भरने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए, यानी प्री एग्जामिनेशन भी। साथ ही साथ देखें तो उसी के समानार्थी उसी आयोग के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा आरओ की प्रारंभिक परीक्षा पुनः लगी हुई है। पुनः इसलिए क्योंकि 11 फरवरी को एक बार दे चुके थे। प्री बोर्ड और बोर्ड जैसी व्यवस्थाएं कायम है। चलिए, अब विद्यार्थी जो कि तीनों में है, हमारे बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्री एग्जामिनेशन 2024 यूपी पीसीएस क्वालिफाई कर चुके हैं, मुख्य परीक्षा में बैठेंगे और इस बार फिर से प्री एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा में कोई अनहोनी हुई, कोई कमी रह गई, इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट्स में कहीं से बाहर होते हैं, तो वह अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे, तो फॉर्म भरेंगे ही। और आरओ की प्री एग्जामिनेशन भी उनको देनी ही देनी है, सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। कैसे इन तीनों को साधा भी जा सकता है या नहीं, या ये तीनों को एक साथ करना एक अनुपयुक्त अनर्गल बात हो सकती है, क्या सही होगा इस पर बात होगी, मुख्य परीक्षा या प्री एग्जामिनेशन। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि कैसे प्रारंभ करें पत्र लेखन। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग है कि सर पत्र लेखन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, आलेखन की इस विधा पर हम कैसे अपनी पकड़ मजबूत करें। आइए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब हम बात आपके सामने यूपी पीसीएस की कर रहे होंगे तब, और जब बात आरओ की कर रहे होंगे तब, देखिए दोनों ही परीक्षा का जो प्री एग्जामिनेशन है वो बड़ा सधा हुआ है। तो प्री एग्जामिनेशन और प्री एग्जामिनेशन दोनों का एक साथ लेकर के चला जा सकता है। लेकिन जब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, जो कि आरओ की मुख्य परीक्षा है, तो ऐसी दशा में आरओ की मुख्य परीक्षा और यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा, सच बताएं तो ये दोनों इससे काफी अलग हैं। कारण है, आप विद्यार्थी भी इस बात को बहुत ठीक से समझ पाएंगे कि ये जो एग्जामिनेशंस हैं इसमें हमें एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स की डिमांड नहीं होती है, बल्कि इसमें उत्तर लेखन की एक प्रवृत्ति जो कि डेवलप्ड होनी चाहिए ऑलरेडी, उस पर बात करनी होती है। अगर आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का लेखन डेवलप्ड है, यानी आंसर राइटिंग पर आपकी पकड़ पहले से ठीक ठाक है, और जीएस के सभी विषयों पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और सभी पेपर्स पर आपकी पकड़ काफी अच्छी है पहले से, तो आप इस पर अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, फिर तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बाई एनी चांस आपका लेखन बहुत अच्छा नहीं है और आप जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा उतना समय नहीं है आपके पास और उतने विषयों पर अब काम करने का समय नहीं रह गया है, जो सच बात है, तो आपको आरओ की मुख्य परीक्षा की ओर जरूर जाना चाहिए। जी हाँ, तब आपकी जो भूमिका है वो आरओ की मुख्य परीक्षा की ओर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर पत्र लेखन, निबंध लेखन और थोड़ी सी प्रशासनिक शब्दावलियां और कुछ गद्यखंड के शीर्षक, व्याख्या और सारांश के आधार पर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब जब इन सब की बात आई है तो मैं आज आपको कुछ पत्र लेखन के संबंध में सिखाने की कोशिश करूंगा। और आज हमारी चर्चा होगी शासकीय पत्र पर। सिलेबस आपके पास होगा ही। पत्र लेखन में हमें शासकीय, अर्धशासकीय, अनुस्मारक, परिपत्र, आदेश, ज्ञाप और विज्ञप्ति, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। जब पत्र लेखन की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक चीज और आपको समझाने की कोशिश मैं करने वाला हूं यहां पर, कि जब आरओ की बात करते हैं तो आरओ के पत्र लेखन में और यूपी पीसीएस के पत्र लेखन में जरा सा अंतर समझिएगा।
यहां पर 8-8 अंक के 3 पत्र लेखन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं 8-8 अंक के, और यहां पर 10-10 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं पत्र लेखन के संबंध में। तो एक बार अगर पत्र लेखन पढ़ लिया जाए तो यह 24 अंक और यह 20 अंक कुल जमा एक साथ किया जा सकता है। यही बात निबंध पर भी लागू होती है। यहां मामला कुछ बहुत भिन्न नहीं है, यहां भी मामला काफी मिलता जुलता है। बस फर्क समझिएगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको काट करके आरओ की ओर लेकर के जाऊं और थोड़ा सा यहां पर यूपी पीसीएस की ओर देखूं तो ज्यादा अंतर नहीं है। सेम सब्जेक्ट्स पर यानी समान विषय पर आपके आरओ में जो निबंध पूछे जाते हैं वो 3 निबंध होते हैं, ये कुल 600 शब्दों के होते हैं, और यूपी पीसीएस का जो निबंध होता है ये 700 शब्दों में आपको लिखना होता है। ये आरओ का जो निबंध होता है ये 40-40-40 में डिवाइडेड होता है। खंड क, ख और ग 40-40-40 यानी 4×3=12, 120 अंक का कुल प्रश्न पत्र ये आपका होता है। और यहां पर भी ये 3 खंडों में खंड क, खंड ख और खंड ग में समाहित होता है, जो कि 50-50 अंकों में, और पूरा एक अलग पेपर ही होता है 150 अंक का। तो ये तो निबंध का खंड हो गया आरओ और यूपी पीसीएस का। और यहीं पर अगर हम थोड़ा सा इधर देखें तो आलेखन का जो खंड है वह इससे काफी भिन्न है। यूपी पीसीएस का जो पूरा आलेखन का खंड है यह 150 अंक का पूरा अलग प्रश्न पत्र है, जबकि आलेखन की बात करें तो यहां पर पत्र 24 अंक का। और इसी के संबंध में एक चीज और नई जुड़ती है आकर के, जिस पर आपका ध्यान जरूर आकर्षित होना चाहिए। सारणी रूप यानी टैबुलर फॉर्म ऑफ द लेटर। तो सारणी रूप जो कि कुल 15 अंकों का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, यह तब तक कर पाना संभव नहीं है जब तक कि किसी भी विद्यार्थी का पत्र लेखन पर पकड़ मजबूत ना हो जाए। तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर आपका पत्र लेखन पर पकड़ मजबूत है तभी आप ये 15 अंकों का सारणी रूप ठीक से कर पाएंगे। ये जो मैंने पूरा कंपैरिजन किया है ना, ये पूरा का पूरा पीसीएस के लिए 150 नंबर और आरओ की तो पूरी की पूरी मुख्य परीक्षा ही समाहित है इसमें। आइए थोड़ा सा आपको पत्र लेखन पढ़ने पढ़ाने का तरीका समझते हैं। पत्र लेखन में जब शासकीय पत्र की बात आती है तो बड़े ही बहुत शांति से इसको समझने की कोशिश करेंगे। 10 मिनट जरा सा मैं आपको तरीका समझाता हूं। हालांकि पढ़ाना तो संभव नहीं है यूट्यूब पर इसके लिए पूरा का पूरा क्लास। इसके लिए आपको हमारी एक बैच के बारे में मैं आपको बता दूंगा, आप उसको ले सकते हैं। बड़ी सस्ती बैच है, 500-600 रुपए में आपको पूरी की पूरी मेंस की बैच मिल जाएगी। कंप्लीट मेंस आप ले लीजिए, 600-700 रुपए की है, ऐसे ही कुछ है, देख लीजिएगा। ऑफर अभी होली का मिल जाएगा आपको, आराम से कर लेंगे आप लोग। और या तो फिर ऑफलाइन क्लास में आकर के आप पढ़िए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आप अपनी कॉपी भी चेक करा पाइए। देखिए शासकीय पत्र की जब बात करते हैं, जब शासन की बात आएगी तो शासन में एक शब्द होता है पद और एक होता है पदाधिकारी। तो शासन में जो पद है वह कभी बदलता नहीं है, वह एक नियत बॉडी होती है। पद पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम और स्थान बदल सकता है, लेकिन पद कभी नहीं बदल सकता। तो पद एक फिक्स बॉडी है। जैसे डीएम प्रयागराज बदल सकते हैं, लेकिन डीएम प्रयागराज की जो कुर्सी है वो कभी नहीं बदल सकती। अब देखिए, तो जब शासकीय पत्र की बात करेंगे तो आप ऐसे इसकी परिभाषा का लेखन देखिए। शासकीय पत्र आलेखन का वो औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जरा सा गौर करते चलना है यहाँ से। इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जिसमें एक पद से दूसरे पद को, यानी कि इस पद का जो प्रेषक होता है वो सदैव एक पदाधिकारी होता है। यानी कि इस पद का आपको प्रेषक मिल गया, प्रेषक यानी पत्र जहां से भेजा जा रहा है, पत्र का उद्गम स्थान, और दूसरे पद को यानी इसका प्रेषिती कौन होगा, पत्र जहां भेजा जा रहा है वह भी एक पद होगा, और जहां से निकल रहा है वह भी एक पद होगा। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। SPP, S का मतलब शासकीय पत्र, P का मतलब पद और P का मतलब पद। इतनी बात आपको पता चल गई। यानी कि शासकीय पत्र जो होता है वो पद से पद को जाता है, यानी इसका उद्गम स्थान भी एक पद है और इसका प्रस्थान बिंदु भी एक पद होता है। और ये जाता किस किस चीज के लिए है, तो यह किसी शासकीय नीति के संबंध में, किसी निर्णय के संबंध में, किसी आदेश के संबंध में, किसी निर्देश के संबंध में,
अथवा किसी सूचना के संबंध में इस पत्र को भेजा जाता है। तो इस प्रकार के पत्र को शासकीय पत्र कहते हैं, यानी कि औपचारिक रूप में लिखे हुए आलेखन के वह प्रकार जो शासकीय नीति, निर्णय, आदेश, सूचना इत्यादि के संबंध में एक पद से दूसरे पद को लिखे गए पत्र को हम शासकीय पत्र के रूप में देखते हैं। यानी इसकी विशेषताओं की जब चर्चा की जाएगी तो यह देखा जाता है कि इसका उद्गम सदैव कहां से होता है, तो इसका उद्गम सदैव एक शासकीय पद से होता है और इसका गंतव्य क्या है, तो अन्य शासकीय पद तक इसका गंतव्य होता है। इसका संचालन कैसे होता है, तो द्विआयामी होता है। इस बात को जरा समझिएगा कि पत्र व्यवहार में कोई भी पत्र 3 प्रकार से चलता है। जैसे यह संभव है कि पत्र जो है हमारा वो ए से चल करके बी तक जाए, लेकिन बी से जवाब आने की कोई संभावना दिखाई ना दे। तो एक तो ये पत्र होता है जिसे हम एक आयामी पत्र के नाम से जानते हैं। यही पत्र हमारा जो होता है ये एक आयामी होता है। इसी को हम वन डायमेंशनल कहते हैं। इसी को हम वन डायमेंशनल कहते हैं। अब यही जो वन डायमेंशनल लेटर होता है, जैसे इसके तौर पर अगर आप थोड़ा सा पहले जानते होंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। ये वन डायमेंशनल, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आदेश होता है, हमारे यहाँ आदेश हमें पढ़ना है, ये वन डायमेंशनल होता है, एक आयामी होता है सदैव, क्योंकि पत्र की जो प्रकृति होती है वो सूचनार्थ प्रकृति की होती है और वह एक पद से निकल करके दूसरे पदाधिकारी तक या पद तक जब जाती है, कार्यालय तक जाती है, तो उससे उसके रिप्लाई आने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि सूचनात्मक प्रवृत्ति की होती है और वो अनुपालनार्थ होती है, उसका अनुपालन अनिवार्य होता है। अब दूसरे नंबर पर देखिए, ऐसा हो सकता है कि पत्र ए से बी के पास जाए और बी से ए के पास जवाब भी आने की संभावना हो। ऐसे पत्र को हम द्विआयामी पत्र कहते हैं, यानी इसी को हम 2 डायमेंशनल लेटर कहते हैं, द्विआयामी। ऐसे पत्रों के तौर पर हम सरकारी यानी शासकीय और अर्ध सरकारी यानी अर्धशासकीय पत्र व्यवहार को देखते हैं। हालांकि अर्धशासकीय जो पत्र होता है वो आमूमन समान पदाधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको 2 डायमेंशनल कहते हैं। ऐसे ही एक तीसरे प्रकार होते हैं जहां से पत्र ए से चल करके बी, सी, डी, ई ऐसे कई बिंदुओं तक जाने की ताकत रखता है। तो ऐसे ही पत्र को हम लोग कहते हैं बहुआयामी। इसी को हम बहुआयामी प्रवृत्ति का लेटर कहते हैं, जिसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल लेटर के नाम से जानते हैं। तो ये पत्र के 3 प्रकार के आयाम होते हैं। पत्र, ध्यान से सुनिएगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ या कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर जाता है और जो पत्र के चलने की दिशा होती है वह सदैव सीढ़ी की चढ़ने की दिशा की तरह होती है। जैसे नीचे के पद से उठते हुए पद सोपानी क्रम व्यवस्था में क्लास में पढ़ाता हूँ, उसके आधार पर चलती है। ठीक है। और इस तरह के पत्रों में, जैसे इसका अगर आप एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो परिपत्र को देख सकते हैं। परिपत्र जो होता है वो एक स्थान से चल के बहुत सारे स्थानों तक जाने की ताकत रखता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि द्विआयामी होता है। यह कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर और वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर चलने की ताकत रखता है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो जाहिर सी बात है कि पत्र जिन विषयों पर लिखा जाने की संभावना रखता था उन्हीं विषयों पर पत्र व्यवहार होगा। तो ये शासकीय कार्य व्यवहार होती है, तो शासन से जुड़ी कोई सूचना हो गई, शासन से जुड़ा कोई आदेश हो गया, कोई निर्देश हो गया, तो इन सब के संबंध में इसे प्रेषित किया जाएगा और ये शासकीय दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक भी होता है। और साथ ही जो इसकी भाषा होती है वो बड़ी सटीक होती है, सारगर्भित होती है और रूढ़ औपचारिक शैली में इसको लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा कि इसमें व्यक्तिगत भाव के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा जाता। व्यक्तिगत प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना भी यहाँ पे अनर्गल माना जाता है, यह प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जो इसकी शैली होती है वह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इस पत्र का जो प्रारूप है वो फिक्स होता है। प्रारूप जानने के लिए आपको मुझसे लगातार जुड़े रहना पड़ेगा। YouTube पर मेरी बहुत सारी पत्र व्यवहार के संबंध में कक्षाएं पड़ी हुई हैं, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही सरकार के अधिकृत मुद्रणालय विभाग के द्वारा, जैसे जहां से नोटिस छापी जाती हैं, वहां से आपको ये छाप करके
कार्यालय में दे दिया जाता है। इसका प्रारूप फिक्स होता है। सरकार के सभी अंगों के कार्य व्यवहार में एक रूपता और विशिष्टता के संबंध में इसे देखा जाता है। जब संबोधन की बात करेंगे तो शासकीय पत्र में हमेशा जो संबोधन होता है वह महोदय के रूप में किया जाता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र में यह संबोधन प्रिय श्री महोदय के रूप में देखा जा सकता है। जब समापन की बात करेंगे तो इसमें समापन के लिए कोई शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई विशिष्टता सूचक या आदर सूचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। जबकि हम बात करेंगे अर्धशासकीय पत्र की तो वहां सम्मान या ससम्मान या सम्मान सहित शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके संबंध में जान लीजिए कि सरकारी गजट में इसका प्रकाशन अत्यंत अनिवार्य होता है और पद के दायित्वों के निर्वहन के संबंध में यह पत्र अत्यंत उपयोगी साबित होता है और ये अभिलेखीय महत्व के रूप में संरक्षणीय माना जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके प्रारूप के संबंध में भी आपको ध्यान रखना होगा कि इसके प्रारूप के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। जैसे इसके प्रारूप के तौर पर अत्यधिक जानकारी आपको समझ में आने के लिए थोड़ा सा क्लास को लंबे तौर पर देखना पड़ेगा। हालांकि आज मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा था कि पत्र की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी हैं, इसके संबंध में जितनी बातें हमने पढ़ी, अब इसमें से आपके आरओ में सवाल कैसे पूछेगा, तो सवाल पूछेगा कि शासकीय पत्र क्या होता है तथा इसकी विशिष्टताओं का उल्लेख करें, तथा शासकीय पत्र किसे कहते हैं उसकी विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए एक प्रारूप लिखें। ऐसे दे दिया। तो अभी 8 नंबर का पूरा सवाल है, तो इसमें हमको क्या क्या व्याख्या करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस सवाल में शासकीय पत्र किसे कहते हैं, तो शासकीय पत्र आलेखन का औपचारिक प्रारूप होता है। एक पद से दूसरे पद का शासकीय नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश और सूचनाओं के संबंध में लिखा जाने वाला एक आलेखन का प्रारूप है। फिर जब बात करेंगे कि इसकी विशिष्टताओं के विषय में बताइए, तो विशिष्टताओं के संबंध में हम 5 बातों की चर्चा करते हैं। पत्र का उद्गम स्थान क्या है, तथा पत्र का गंतव्य बिंदु यानी पत्र का प्रेषक कौन हो सकता है, पत्र का प्रेषिती कौन हो सकता है, पत्र का संचालन यानी कहां से कहां तक जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, जैसे एक आयामी हो सकता है या द्विआयामी हो सकता है या तो फिर वह बहुआयामी हो सकता है। साथ ही उसकी विषय वस्तु के संबंध में चर्चा करते हैं। यह 5 बातें बताते हुए ध्यान से सुनिएगा प्रश्न की शब्दावली। एक प्रारूप के विषय में बताइए, तो प्रारूप का मतलब कि एक नॉर्मल सा प्रारूप, एक रूपरेखा बना करके दे देते हैं। लेकिन यहीं पर अगर लिखित प्रारूप कह देता है सवाल में, तो लिखित प्रारूप का उल्लेख करने के दौरान हम एक सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, पूरा समूचा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि अंक पाने की व्यवस्था अच्छी हो जाए। अगर आप ऐसे ही पत्र लेखन, आलेखन के समस्त प्रारूप, समस्त प्रकार और निबंधों को ठीक से पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्री एग्जामिनेशन की भी सारी चीजें आपके सामने पेश की जाएं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए मेरे पास, हम लोगों के पास जो है आपके लिए एक पूरा का पूरा होली धमाका ऑफर है। इस होली धमाका ऑफर के माध्यम से रोकना है। देखिए, आप सभी चाहते हैं कि आपके लिए पत्र लेखन के संबंध में एक बैच मिल जाए या मुख्य परीक्षा के संबंध में एक बैच मिल जाए। तो आप में से सभी विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष परिवार की तरफ से हमारे लिए होली धमाका ऑफर है। मैं आपको इस बात की ओर ले चलना चाहूंगा कि आप सभी के लिए 8 मार्च से होली धमाका ऑफर उत्कर्ष परिवार का प्रारंभ किया जा रहा है। इस होली धमाका के अंतर्गत आपको 90% तक की छूट प्रदान की जा रही है। किसी भी कोर्स पर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, चाहे यूपीपीसीएस का, चाहे आरओ का, चाहे मुख्य परीक्षा के संबंध में, उत्तर लेखन के संबंध में, कोई भी ऑनलाइन बैच आप लेना चाह रहे हो, चाहे अर्जुन बैच लेना चाह रहे हो जो कि हमारी अभी तक की सबसे श्रेष्ठ बैच रही है, तो आप इन सब के संबंध में हमारे कक्षाओं में शामिल होने के लिए, हमारा हिस्सा बनने के लिए आपको होली के रूप में
यह उपहार उत्कर्ष परिवार की तरफ से दिया जा रहा है, जहां पर हम आपके लिए होली उत्सव के रूप में 90% तक के डिस्काउंट की व्यवस्था कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस डिस्काउंट में आपको क्या क्या शानदार चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस होली हंगामा ऑफर के समय के बारे में जरूर जान लीजिए। ये आपको 9 तारीख से 22 मार्च तक, यानी 9 मार्च से 22 मार्च तक आप इस ऑफर का लाभ ले पाएंगे। इसके लिए आपको हमारा उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। यूपी पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक की भारी छूट मिलेगी और साथ ही साथ 100% तक का कैशबैक ऑफर भी मिलेगा बाल्टी में भर भर के, ताकि आप खींच के पिचकारी मार सकें। और साथ ही साथ आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा पेड स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे किसी भी कोर्स में पहले से एनरोल्ड हैं और कोई अन्य कोर्स लेना चाहते हैं। देखिए आप क्या क्या ले सकते हैं। ROARO का MCQ बैच ले सकते हैं, और आप हमारा हिंदी का बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको कंप्लीट ROARO का प्री मिलेगा, ROARO का कंप्लीट प्री का हिंदी मिलेगा, और आपको कंप्लीट मेंस मिलेगा इसमें, बहुत शानदार। और इसकी फीस तो इतनी कम हो गई है कि आप एक बार जरूर चेक करिएगा, जरूर चेक करिएगा। 500-600 रुपए 700 रुपए में आपको आसानी से ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, चाहे तो यूपी पीसीएस में हो गया और चाहे तो ROARO में हो गया, आपको कोई भी बैच लेनी हो या अर्जुन बैच लेनी हो यूपी पीसीएस के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस ऑफर का लाभ लेने के लिए हमारे साथ आपको 9 तारीख से लेकर के 22 मार्च तक ये ऑफर का लाभ मिल सकता है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। और पूरी की पूरी क्लास देखने के लिए और पूरी की पूरी बैच में मेंस की क्लास को लेने के लिए आपका स्वागत है। आप जुड़िए हमारे साथ, हमारे उत्कर्ष परिवार के साथ। सभी बैचेज आपको 90% तक की छूट के साथ मिलेंगे, और ध्यान रहे कि ये छूट छूट ना जाए 9 मार्च से 22 मार्च तक। जय हिंद, नमस्कार।